हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा और बच्चों आज हम इस महा मैराथन के अंदर टूल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करेंगे। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप सभी तैयारी में लग रहे होंगे। तो हम यहाँ पर आपके लिए मैराथन लेके आए हैं जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स के आपके पूरे सिलेबस को एक बार आपका कवर अप देते हैं। एक यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कोशिश रहता है हमारा कि आपको इस एग्जाम टाइम के अंदर पूरे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू गो थ्रू करा दिया जाए। तो जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है, कुछ हमारे बच्चे हैं जो रेगुलर जो हमारी क्लासेस लेते थे, उनको तो फायदा होगा इससे, और जो हमारे साथ अभी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो वो उन बच्चों को भी यहाँ पर इस क्लास में फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस का जो आपको कॉन्सेप्ट्स है और जो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहाँ वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो टूल इंजीनियरिंग जो है हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो टूल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे को जो है मशीनिंग प्रोसेस देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है आपका किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके बारे में ये सब्जेक्ट आपका रहता है इसके अंदर। तो उसके काफी सारे मेथड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, जैसे आपके कोई कार बनाने की कंपनी है, तो उसमें आपको आपका कटिंग करनी पड़ेगी, मशीनिंग करनी पड़ेगी, फॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ डाइस से आपको कंपोनेंट्स तैयार करेंगे, तो उसके विषय में पूरा यहाँ पर सिलेबस में इन्होंने आपको मेंशन करा गया टूल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं यहाँ पर। तो अरमान जी का गुड आफ्टरनून आया है। अरमान जी गुड आफ्टरनून आपको। राजू पटेल जी गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इसका क्या है आपका, स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, चैप्टर नंबर 1 जो है वो बात करता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चैप्टर कह लो या यूनिट कह लो, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फर्स्ट पार्ट। जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें जो सिंगल पॉइंट कटिंग होता है टूल होता है, उसके द्वारा हम कटिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, जो लेथ मशीन पे आपका लगता है। ठीक है ना, तो वही हमें यहाँ पे देखना है, उसकी ज्योमेट्री किस तरह से होती है, कितने एंगल्स होते हैं, क्या टूल लाइफ होती है, कैसे हम उसको निकालते हैं। तो वो सब यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बच्चों यही रहता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो जो आपका पहली यूनिट और सेकंड यूनिट है, ये दोनों एक ही यूनिट के लगभग पार्ट 1 पार्ट 2 रहते हैं। पार्ट 2, क्योंकि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो ये मशीनेबिलिटी है और टूल किस मटेरियल्स का बनाते हैं हम, कैसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, कटिंग टूल की क्या क्या ज्योमेट्रीज हैं, तो वो सब जो है आपका दोनों यूनिट जो है एक ही टॉपिक से ली गई हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह काउंट होती हैं। और भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को जो है इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो सके और एग्जाम का एक माहौल बने यहाँ पर। स्टार बॉय गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। आकांक्षा जी का भी गुड आफ्टरनून आया है। अरमान जी कह रहे हैं यूपी का सिलेबस है। देखो, यूपी का सिलेबस तो नहीं है ये, लेकिन इसमें जो है टॉपिक्स क्या होता है कि सिलेबस जो है आपका मैच करता हुआ ही चलता है, तो आपको बेनिफिट ही होगा इससे, इस क्लास से आपको। फिर आपके बाद आता है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो है आपका फिर मशीनिंग से, ये दोनों पार्ट तो आते हैं मशीनिंग से। ये जो दोनों दोनों पार्ट चलते हैं आपके, ये मशीनिंग से रिलेटेड है, यानी किसी भी मटेरियल को क्या किया जाएगा, मशीन किया जाएगा। तो मशीनिंग के द्वारा यहाँ पर पार्ट हम तैयार करते हैं। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 3 है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हमें पढ़ना है डाइस के बारे में, यानी कि डाइस एंड पंच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पंचिंग की मदद से, पंच की मदद से और डाई की सेट की मदद से प्रोडक्ट तैयार करते हैं यहाँ पर उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर डाई रिलेटेड जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं वो यहाँ पर बताया जाता है, यानी कि डाई डिजाइन के फंडामेंटल है, डाई डिजाइन एंड रिलेटेड प्रोसेस, रिलेटेड प्रोसेस। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपका डाई का डिजाइन होता है,
और आपके रिलेटेड प्रोसेस रहते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आपको और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पर बताते हैं। जैसे आपका ये रिलेटेड चलता है फॉर्मिंग से, ड्राइंग है आपका यहाँ पर कप ड्राइंग, जिसमें हम क्या करते हैं, कप शेप बनाते हैं ब्लैंक की मदद से। और अदर अदर प्रोसेसेस हैं, अदर प्रोसेसेस लाइक आपका कास्टिंग है, प्रेशर कास्टिंग, प्रेशर। उसके बाद आपका यहाँ पर है एक्सट्रूजन, अदर्स में एक्सट्रूजन है आपका, और आपका यहाँ पर फोर्जिंग है। तो ये आपके इस तरह से यहाँ पर यूनिट 5 यूनिट है आपकी, चैप्टर 5 है। जो पहले 2 चैप्टर हैं आपके वो रिलेटेड रहते हैं आपके किससे, मशीनिंग से। ठीक है, पहले 2 चैप्टर तो आपके मशीनिंग से, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा जो भी मशीनिंग प्रोसेस होता है, तो उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस परफॉर्म करता है लेथ मशीन के ऊपर। तो इसलिए उसको जो है डिटेल यहाँ पर पढ़ाया गया, जिसमें 2 यूनिट ली गई है हमारी। उसके बाद तीसरा जो है डाई पन से बनने वाले किस तरह से वर्क होता है, और फोर्थ के अंदर कितने प्रोसेस रहते हैं डाइस के दौरान, जैसे हम करते हैं आपका, जैसे लांसिंग है आपका, नोचिंग है। तो ये सब प्रोसेस क्या क्या कहलाते हैं, किस तरह से, किसको नोचिंग बोलते हैं और किसको आपका ब्लैंकिंग या पियर्सिंग बोला जाता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर फॉर्मिंग से रिलेटेड है, ड्राइंग और अदर कास्टिंग प्रोसेसेस। तो स्टार्ट करता हूँ उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट। कमलेश जी जुड़े हैं हमारे साथ, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग। ठीक है, तो तो आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो टूल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं आपके, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है ना। एक तो आपका रहता है क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसमें आपका सिर्फ एक ही पॉइंट से कटिंग होती है, सिंगल पॉइंट। और दूसरा आपके होते हैं मल्टी पॉइंट। ठीक है, तो मिलिंग, जैसे मिलिंग का कटर होता है, वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मिलिंग कटर। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैनी डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या रहते हैं उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से कटिंग होती है। तो मिलिंग कटर अलग चीज होती है, और यहाँ पर होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो आपका लेथ का टूल होता है, लेथ मशीन पे लगने वाला जो टूल होता है वो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। तो जो मशीनिंग करते हैं हम, तो मशीनिंग के अंदर आपका जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है यूज शेयरिंग का। शेयरिंग के द्वारा, शेयरिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेयरिंग के द्वारा मटेरियल को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। चिप्स आर रिमूव्ड, चिप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल, है ना। या इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर बाय लेयर भी बोलते हैं, लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर जो है, हम मटेरियल को हटाते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है, जितने का हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो लेथ मशीन पे अपने क्या करते हैं, चक के ऊपर अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, जो भी हमारा वर्क पीस होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं वहां पर, और वो फिर हमारा रोटेट करता है। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है फिर उसको, उसकी ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से वो क्या करता है, कटिंग एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो वहाँ पर चिप्स आपके फॉर्म होने स्टार्ट करते हैं, और मटेरियल चिप बाय चिप रिमूव होता है, ताकि हम अपनी क्या पहुंच सके, अपनी जो भी हमको डायमेंशन अचीव करनी है उस प्रोडक्ट वर्क पीस के ऊपर, वहां तक हम पहुंचते हैं इस धीरे धीरे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं, किसकी मदद से, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से।
तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है आपका कुछ किस तरह सा रहता है। कि इस तरीके से कुछ हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो ये हमारा इस पॉइंट से क्या होती है, कटिंग आपका एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नोज। इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, नोज। तो यहाँ पर जो होते हैं 6 एंगल आपके बनते हैं। ये आपका होता है फेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे 6 एंगल बनते हैं। एक होता है आपका बैक रैक एंगल। एंगल हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमें सिंगल पॉइंट प्राप्त करने के लिए हमको जो कटिंग एज प्रिपेयर करनी होती है वो वहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पर। इसलिए सिंगल पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर एंगल दिए जाते हैं 6। हर सरफेस पे आपके दो दो एंगल रहते हैं। एक बैक रैक एंगल होता है, दूसरा आपका साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल। ठीक है, तीसरा आपका होता है एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। उसके बाद होता है यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। और फिर हमारे होते हैं रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंड रिलीफ एंगल, एंड आपका छठा होता है साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 6 एंगल आपके किसी भी टूल के अंदर बनते हैं। सही है, तो जो आप अगर आप फ्रंट व्यू बनाएंगे इसका हम, अगर इसको व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में जो आपका बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, ये आपका होता है शैंक। इसको शैंक पार्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, और ऊपर होता है इसका फेस। तो यहाँ पर आपका ये जो एंगल बनता है ये आपका कहलाता है, ये जो एंगल यहाँ से बना है हॉरिजॉन्टल से, इसको बोलते हैं बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल। इस एंगल के हिसाब से ही आपकी कटिंग परफॉर्म होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल जो होता है किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, वो होता है आपका बैक रैक एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो होता है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है यहाँ पर, ये होता है हमारा क्या, फेस। ऊपर वाला जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है यहाँ पर फेस। मैंने शायद इधर साइड में लिख दिया, ये फेस नहीं है, फेस होता है ऊपर। ठीक है, ये पार्ट कहलाता है आपका यहाँ पर फेस इसका। ठीक है, तो ये पीछे वाला शैंक है और आगे वाला कहलाता है फ्लैंक आपका। तो इसमें जो कटिंग एजेस होती हैं आपकी, ये जो कहलाती हैं, ये जो दो चीजें ये कहलाती हैं आपकी कटिंग एजेस। यहाँ से हम कटिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहला एंगल तो आपका हो गया बैक रैक एंगल। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल कहलाएगा आपका, ठीक है, जो आपका यहाँ से फ्लैंक साइड से जो एंगल बन रहा है ये आपका कहलाता है यहाँ पर एंड रिलीफ एंगल। इसको बोलते हैं हम क्या, एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल। तो ये तो आपका कहलाता है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। उसके बाद हमारा अगर हम टॉप से देखेंगे इसको, टॉप से देखेंगे जब इसको, टॉप से जो बनेगा आपका, तो टॉप से जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा कहलाता है टॉप व्यू। ठीक है, तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल आपको दिखेंगे, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल आपका ये वाला। ठीक है, दो एंगल यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल आता है ये कहलाता है आपका एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल।
इसको बोलते हैं हम एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। और ये वाला कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। ये तो चार एंगल हमारे हो गए। तो फ्रंट व्यू में, जो टॉप व्यू में बनते हैं आपके, दोनों ही कटिंग एज एंगल बनते हैं, यहाँ पर एंड कटिंग एज एंगल और ये साइड कटिंग एज एंगल। तो ये जो दोनों है ये कटिंग एजेस हैं। जब आपको टूल को चलाना होगा तो टूल हमारा नीचे की दिशा में चलेगा या फिर आगे की तरफ को चलेगा, क्योंकि जो भी आपका कंपोनेंट बंधेगा चक के ऊपर, तो उसमें जो हम फीड देते हैं, क्या देते हैं, फीड जो हम देंगे उसको, तो फीड हमारी जो है वो हमारी या तो लेफ्ट साइड को रहती है या फिर हमारी आगे पीछे करती है, रेडियल भी रहती है और हमारी लॉन्गिट्यूडनल रहती है। तो जो हमारी लंबाई के जब लॉन्गिट्यूडनल चलेंगे तो हमारा कटिंग एज जो बनेगा ये वाला बनता है, ठीक है। और जब अंदर की तरफ को फीड करते हैं तो हमारा कटिंग एज ये बनता है। तो दो कटिंग एज होती है, एंड कटिंग एज एंगल, एक साइड कटिंग एज एंगल। अब तीसरा व्यू जो होता है वो होता है आपका साइड व्यू। साइड व्यू से अगर हम देखेंगे इसे, तो साइड व्यू से कुछ ऐसा बन के आएगा ये, ठीक है। इसमें भी आपके दो एंगल आएंगे, ठीक है। ये दो एंगल आ गए आपके, तो इन दोनों एंगलों को बोलते हैं हम क्या, ये वाला एंगल कहलाता है आपका साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल। और ये वाला एंगल कहलाता है आपका क्या, साइड रिलीफ, साइड रिलीफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये हमने छह के छह यहाँ पर क्या बना दिए, ये पार्ट आपका होता है शैंक और ये फ्लैंक, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो होता है शेयरिंग एक्शन का परफॉर्म करते हैं और इसके द्वारा चिप रिमूव किया जाता है ताकि हम मशीनिंग के द्वारा अपने कंपोनेंट को बना सके। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, ये छह इंपॉर्टेंट एंगल हैं जो डिस्कस करने के लिए आते हैं। तो इसमें ये आप छह के छह एंगल बना के दिखाएंगे इस तरीके से, और इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जो आपका फेस है उससे जो सरफेस बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो बैक रैक एंगल कहलाता है। फिर आपका जो यहाँ पे साइड व्यू के साथ जो एंगल बनता है वो एंड रिलीफ एंगल कहलाता है। कटिंग एज के साथ जो एंड कटिंग एज एंगल कहलाता है, यहाँ से जो आपका बन रहा है वो आपका साइड कटिंग एज एंगल कहलाता है। और ये जो आपकी पीछे की तरफ को साइड आती है फेस, आपके फेस से, वो हमारा साइड रैक एंगल है। और यहाँ से हमने देता है साइड रिलीफ एंगल। तो यहाँ पर जो है आपके इनके अलग अलग पर्पस होते हैं। जैसे बैक रैक एंगल जो होता है स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है। तो अगर आपका क्या है कि डक्टाइल मटेरियल से अगर कटिंग करनी है हमको, इससे करनी है डक्टाइल मटेरियल से, डक्टाइल मटेरियल से अगर हमको कटिंग एक्शन परफॉर्म करना है तो हम किससे करते हैं, आपका आपका यहाँ पर पॉजिटिव बैक रैक एंगल देते हैं। ये जो एंगल दिया गया है अभी पॉजिटिव में है, ये जब ये नीचे को रहता है तो कहलाता है पॉजिटिव रैक एंगल। अगर इसी को हम नीचे की जगह ऐसे ऊपर को कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, हमारा बैक एंगल नीचे की बजाय कहाँ चला गया, ऊपर को चला गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव। और ये नेगेटिव इस्तेमाल होता है कहाँ पर आपका, ये होता है आपके लिए ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, यानी कि हार्ड मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका नेगेटिव बैक रैक एंगल का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव बैक रैक एंगल, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कहलाती है सिंगल पॉइंट टूल ज्योमेट्री, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। अब आते हैं अगली चीज पे। तो हमने मैकेनिक्स की बात करी, तो मैकेनिक्स तो उसका शेयरिंग एक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, चिप रिमूव होता है। उसके बाद यहाँ पर जो चिप बनते हैं वो दो तरीके के चिप बनते हैं, टाइप्स ऑफ चिप्स, टाइप्स ऑफ चिप्स। चिप्स आपके दो तरह के बनेंगे यहाँ पर। नंबर वन आपका कॉन्टिन्यूस चिप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस चिप्स, ठीक है। ये चिप्स कब फॉर्म होते हैं आपके, ये फॉर्म होते हैं जब हमारा कटिंग एक्शन क्या हो रहा हो, हाई हाई कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड जब हाई होती है तब हमारे ये कंटिन्यूस चिप बनते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि चिप जो है टूट नहीं रहा, मतलब चिप जो है स्पाइरल फॉर्म में आपके लॉन्ग बन रहे हैं। इस तरीके से आपका चिप्स बन रहा है, मटेरियल इस तरीके से पूरा जो है रिमूव हो रहा है अलग अलग फॉर्म। ऐसे ऐसे आपको लेथ मशीन के नीचे आपको लंबे लंबे चिप्स आपको
गिरे हुए देखे होंगे आपने, तो उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप्स। तो वो रिमूव होते हैं जब आप हाई कटिंग स्पीड पे कटिंग करते हो, और मटेरियल वहां पर होता है आपका डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मशीनिंग का हम चाहते हैं कि हमारे जो चिप्स बने वो कौन से बने, कंटिन्यूअस बने। तो हाई स्पीड, हाई कटिंग स्पीड, डक्टाइल मटेरियल, और आपका रहता है लो फीड। ठीक है, तो इन कंडीशंस पे आपको क्या मिलता है यहाँ पर, कंटिन्यूअस चिप्स मिलते हैं। उसके दूसरे का हमारे होते हैं, दूसरे टाइप के चिप्स होते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप स्पीड को कम कर दोगे तब बनते हैं हमारे, व्हेन स्पीड इज लो, कटिंग स्पीड इज, जब कटिंग स्पीड क्या हो, लो हो, कटिंग स्पीड आपकी क्या रहती है, लो रहती है। और मटेरियल आपका कौन से होते हैं, ब्रिटल मटेरियल। तो कटिंग जो है ना, दो तरह के मटेरियल की करी जाती है, ब्रिटल मटेरियल जैसे ब्रॉन्ज है आपका, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम है या स्टील है। तो उन दोनों की कटिंग जब चलती है तो वहां पर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चिप्स का कॉन्सेप्ट रहता है। डिसकंटिन्यूस चिप्स बनते हैं हमारे जब हमारी कटिंग स्पीड लो रहती है और फीड हमारा हाई रहता है, हाई फीड। ठीक है ना, और हाई डेप्थ ऑफ कट, हाई डेप्थ ऑफ कट। ठीक है ना, तो ये हमारे दो तरह के चिप्स बनते हैं इसके अंदर, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चिप्स। उसके बाद यहाँ पर जो शेयर एंगल निकालना होता है, शेयर एंगल, अगर आपको शेयर एंगल निकालना है कि किस एंगल पर आपकी कटिंग हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर tan फाइव इक्वल्स टू आर कॉस एल्फा 1 - r sin अल्फा। तो ये हमारा रहता है शेयर एंगल का फॉर्मूला, जिसमें आपका आर जो है वो है हमारा चिप थिकनेस रेशो। आर क्या है यहाँ पर, चिप थिकनेस रेशो। चिप थिकनेस रेशो जो होता है हमारा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। तो ये जो होता है हमारा, आर बराबर होता है T/TC, यानी कि जो आपकी छिप की थिकनेस है वो नीचे रहती है, ठीक है, और जो आप क्या कर रहे हो, जो अनकट चिप थिकनेस थी वो ऊपर है, चिप के कटने से पहले। ठीक है, तो ये जो होता है आर हमारा क्या रहता है, T/TC रहता है। आर जो रहता है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होती है, T/TC। ठीक है, और इस आर की वैल्यू जो होती है हमारी, वो रहती है <<1 यानी कि 0.8 लगभग। ठीक है, अब जैसे आपको मान लिया हमें यहाँ पर शेयर एंगल निकालना है, तो ये अल्फा जो होता है वो होता है हमारा रैक एंगल। यहाँ पर क्या होता है, जैसे रैक एंगल आपको दे दिया यहाँ पर 15 डिग्री दे दिया, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, अल्फा की वैल्यू रख देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे, तो हमें वहाँ से tan फाइव मिल जाए। ठीक है, और फिर हम उससे कैलकुलेटर की मदद से फाइव वहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। तो शेयर एंगल और आपका चिप थिकनेस रेशो, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, चिप थिकनेस रेशो और आपका tan फाइव के ऊपर। ठीक है ना, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ चिप्स और देखा हमने शेयर एंगल के बारे में, और किस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट एंगल आपके बनते हैं। फिर यहाँ पर आता है टाइप ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस, कितने तरह से मेटल कटिंग होती है। मेटल कटिंग प्रोसेस ये होती है आपकी दो तरीके की, एक तो होती है ऑर्थोगोनल और एक होती है हमारी क्या, ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरी होती है हमारी क्या, ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब हमारी कटिंग जो होती है, मान लिया कोई भी आपका वर्क पीस है और ये हमारा क्या है, टूल है, ये आपका टूल है, तो ये हमारी इसकी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर क्या होता है, जो आपका टूल होता है और जो वर्क पीस होता है वो एक दूसरे क्या रहते हैं, 90 डिग्री पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री पे कटिंग कर रहे हो तो उसे बोला जाता है ऑर्थोगोनल कटिंग।
और अगर वहां पर कोई भी एंगल आपने बना दिया, मान लिया कि ये आपका वर्क पीस है और टूल हमने इस तरह से लगा दिया आपकी, यानी कि किसी एंगल पर, तो वो बोला जाता है लेस देन 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑब्लिक कटिंग। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है कि हमारा को कटिंग कैसी रहे, ऑब्लिक रहे। तो ऑब्लिक के फायदे रहते हैं, एक तो हमको पावर कम देना पड़ता है, लो पावर, लो पावर कंजप्शन। पावर क्या होता है इसमें, कम कंजप्शन होता है, ठीक है। और टूल लाइफ भी क्या हो जाती है, ज़्यादा, टूल लाइफ बढ़ जाती है ऑब्लिक कटिंग में। ऑर्थोगोनल कटिंग जो है हमारी, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है ऑब्लिक कटिंग के मुकाबले में। उसके बाद हम बात करेंगे कटिंग फ्लूट्स क्या होते हैं। कटिंग फ्लूट्स, तो कटिंग फ्लूट्स जो होते हैं आपके, वो यूज़ किए जाते हैं मशीनिंग के दौरान। पर्पस क्या रहता है इनका, नंबर वन रहता है एक तो हीट रिमूवल, क्योंकि कटिंग जब आप करोगे तो वहाँ पर क्या बनेगी, काफ़ी ज़्यादा हीट हमारी वहाँ बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हीट रिमूव करना पड़ता है, तो हीट रिमूवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को क्या करता है, ये कम कर देता है, फ्रिक्शन लेस, यानी कि फ्रिक्शन को कम बनाता है, ठीक है। तीसरा, तो फ्रिक्शन का मतलब यही है कि लुब्रिकेशन वहाँ पर रहता है इसमें, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा टूल लाइफ इंप्रूव होता है, टूल लाइफ इंप्रूव होता है। और जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस, उसके लिए वर्क पीस क्या रहता है, सेफ रहता है। जब हम क्या यूज़ करते हैं, कटिंग फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के, जैसे सोल्यूबल ऑयल है, सोल्यूबल ऑयल, किसी भी ऑयल का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाटर का यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की जब करते हैं, ठीक है। तो वाटर जैसे सोल्यूबल ऑयल, ये सब क्या है आपके, एज ए कटिंग फ्लूइड्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद टूल वियर, अगला टॉपिक है आपका यहाँ पर, टूल वियर क्या होता है। तो टूल क्या होता है, जब हमारा मशीनिंग के दौरान क्या होता है, घिसना स्टार्ट करता है, तो टूल वियर वहां पर होता है। तो टूल वियर होता है आपका दो टाइप का कहलाता है। पहला टाइप होता है आपका फ्लैंक वियर, ठीक है। और दूसरा होता है आपका क्रेटर वियर। जैसे आप पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल भी तो घिसती है, कागज पर जब हम पेंसिल चलाते हैं, अगर उसे रगड़ेंगे तो वहां पर भी पेंसिल घिसना स्टार्ट करेगी। ऐसे ही क्या होता है, हमारा टूल भी क्या करता है, जब मशीनिंग करता है तो वहां पर प्रोडक्ट के साथ जब मशीनिंग कटिंग चल रही है, तो कटिंग में भी हमारा क्या होता है, टूल वियर करता है, यानी घिसता है। तो आपका दो तरह से होता है, फ्लैंक वियर और आपका क्रेटर वियर। तो जैसे आपका टूल है, ये आपका मान लिया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग का ये जो नोज पार्ट है, जहाँ से कटिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ से आपका टूटना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वर्क हार्डनिंग की वजह, यानी कि जब आप क्या करते हो, स्ट्रेस लगाते हो, तो हमारा वर्क क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इससे यहाँ पर क्रैक डेवलप होता है इसकी नोज के पार्ट पर, टिप पर, उसे बोलते हैं हम फ्लैंक वियर। क्रेटर वियर जो होता है आपके, होता है नोज पार्ट पर, ठीक है, फेस पर होता है, ठीक है। तो क्रेटर वियर में क्या होता है, आपका यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन होता है, प्रोसेस कौन सा, डिफ्यूज, उसकी वजह से हमारा क्रेटर वियर होता है। मेनली जो है दो तरीके के आपके वियर है, फ्लैंक वियर और आपका दूसरा कौन सा है, क्रेटर वियर। उसके बाद जो होती है, जब टूल हमारा वियर करता है, तो उसके बाद आती है कि टूल की लाइफ, टूल लाइफ, जो टूल लाइफ होती है हमारी, टूल लाइफ क्या होता है, मतलब कि जो हमारा टूल है जब तक वो प्रॉपर कटिंग परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम अप टू विच टूल रिमूव्स द चिप एफिशिएंटली। अगर एफिशिएंटली जो है हमारा चिप जो है रिमूव हो रहा है टूल के द्वारा, यानी कि एफिशिएंटली का मतलब है कि पावर कंजप्शन हमारा ज़्यादा तो नहीं जा रहा, कि पावर हमको ज़्यादा लगानी पड़ रही है कटिंग के लिए, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है, वर्क पीस खराब तो नहीं हो रहा, वर्क पीस की सरफेस फिनिश, वर्क पीस की सरफेस फिनिश, तो इस हिसाब से चेक किए जाते हैं, पैरामीटर्स होते हैं ये, कि टूल लाइफ हमारी कितनी आ रही है इसकी, ठीक है। तो टूल लाइफ इक्वेशन होती है, टूल लाइफ के लिए इक्वेशन है, टूल लाइफ इक्वेशन, टूल लाइफ इक्वेशन क्या है आपकी, वी टी की पावर एन बराबर होती है कांस्टेंट। ये आपकी टूल लाइफ इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वी टी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, जहां पर वी जो होता है वो आपकी कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड मीटर पर सेकंड में,
ठीक है, और टूल लाइफ आपकी क्या है, सेकंड्स। टी है यहाँ पर टूल लाइफ सेकंड्स में, यानी कि हमको कितने टाइम बाद टूल को ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टूल अगर घिसता है तो उसके बाद उसकी करी जाती है क्या, आपकी ग्राइंडिंग हम वहां पर करते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम बाद हम उसको ग्राइंड करना पड़ता है, और एन होता है यहाँ पर कांस्टेंट, एन होता है आपका पर लाइफ कांस्टेंट। ठीक है, तो bt की पावर n बराबर जो c है, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, इफ द कटिंग स्पीड, if the cutting speed is halved, then what will be the tool life, टूल लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम क्या करते हैं, कटिंग स्पीड को हाफ करते हैं। तो जो आपकी कटिंग स्पीड है ना, वी टी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, तो हमने कटिंग स्पीड पहले केस में मान लिया कि वी वन जो थी वो हमने क्या करी है, हाफ करी है, तो वी टू जो है आपका वो वी वन की क्या चल रही है, हाफ चल रही है। पहले केस से हाफ स्पीड हमने एक्वायर करी है, तो हम यहाँ जानना चाह रहे हैं टी वन एंड टी टू में क्या रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वी वन टी वन की पावर एन बराबर होगा वी टू टी टू की पावर एन, इस तरह से भी ये इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, और एन यहाँ पर दे रखा है आपको 0, ये दिया होता है मटेरियल के लिए, मटेरियल कॉन्स्टेंट। तो आपका वी जो होगा यहाँ पर, वी वन को वी वन रखेंगे, टी वन को टी वन, वी टू की वैल्यू रख देंगे यहाँ वी1/2 और इंटू टी टू की पावर एन। ठीक है, उसके बाद यहाँ वी वन से वी वन कट जाता है आमने सामने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बराबर T2/T1 की पावर n। T1 नीचे आ जाएगा और ये इसकी पावर क्या लग जाएगी n, और 2 यहाँ आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, T2/T1 n की वैल्यू है 0.5, ये 0.5 लिखा जा सकता है 1/2, 1/2 और इधर आके लग जाएगा ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा T2/T1। तो T2 बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या, T2 बराबर क्या आ जाएगा 4T, यानी कि टूल लाइफ जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी अगर हम कटिंग स्पीड को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि हमको कटिंग स्पीड दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5 और सी दे रखा है हमको वहां पर 800। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, और फाइंड आउट द टूल, और किसी भी टूल मटेरियल के लिए जैसे आपका हाई स्पीड स्टील के लिए दे दिया डाटा है, तो हाई स्पीड स्टील के लिए इस तरीके से डाटा आपको दे दिया। तो ये जो हाई स्पीड स्टील का डाटा दिया है हमें, तो यहाँ पर हमें टूल लाइफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वी टी की पावर एन बराबर कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिर्फ एक छोटा सा इक्वेशन है ये, इसको याद करने से आपको एक न्यूमेरिकल वहां पे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वी टी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, वी है हमारा 20, टी आपका हमें दिया निकालना है और इसकी पावर है 0.5, और सी की वैल्यू कितनी है 800। टी की पावर 0.5 ये हो जाएगा 800/20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा, 80 का आधा होता है 40। टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को ये आके स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 1600, यानी कि 1600 सेकेंड। तो आपका जो है हमारा टूल लाइफ कितना आ रहा है, 1600 सेकेंड आ रहा है। इसे मिनट में बदल सकते हैं क्या, 60 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 80/3, 80/3 को हम थोड़ी देर के लिए अगर 81 कर लें, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 27 मिनट के आसपास जो है आपका वो क्या आएगी, टूल की लाइफ आएगी, यानी कि 27 मिनट आपका क्या चलेगा, टूल चलेगा किसी भी कटिंग करने के लिए प्रोडक्ट की, वर्क पीस की। तो आपको वहां पर फिर इसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो इस जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने मैकेनिक्स की बात करी, शेयरिंग से आपका एक टूल होता है, कितने तरह के चिप्स होते हैं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस तरीके के होते हैं, चिप थिकनेस रेशो क्या होता है, शेयर एंगल टाइप tan फाइव बराबर आर कॉस एल्फा अपॉन 1 - r sin एल्फा। उसके बाद कटिंग प्रोसेस ऑर्थोगोनल होता है, और एक आपका दूसरा होता है ऑब्लिक कटिंग। हम जो है ऑर्थोगोनल को प्रीफर करते हैं। और कटिंग फ्लूइड्स के हमने देखे यहाँ पर टाइप्स जो होते हैं,
क्या क्या उनकी यूजफुलनेस, क्यों क्यों हम यूज करते हैं, व्हाट आर द पर्पस ऑफ कटिंग टूल्स। उसके बाद टूल वियर देखा, दो तरह का, फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर। और टूल लाइफ की इक्वेशन से हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल देखा कि टूल लाइफ बोलते किसे हैं। तो टूल लाइफ हम उसे बोलते हैं जब तक हमारा टूल क्या कर रहा है, इजीली कटिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही पार्ट टू आ जाता है अब आपका, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का पार्ट टू, पार्ट टू, सिंगल पॉइंट कटिंग। तो पहला टॉपिक है इसमें आपका मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी किसे बोलते हैं, है ना, द ईज ऑफ मशीनिंग ए वर्क पीस, मशीनिंग अ वर्क पीस इज कॉल्ड मशीनेबिलिटी। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्क पीस को, कोई भी वर्क पीस कितनी आसानी से क्या हो सकता है आपका, मशीन किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मशीनेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है ना। तो टूल आपका हम लगाएंगे कोई भी, तो जैसे अगर आप एल्यूमिनियम की मशीनिंग करते हो या फिर स्टील की करते हो, तो एल्यूमिनियम आसानी से आपका मशीन हो जाता है। ठीक है ना। तो मशीनेबिलिटी जो होती है आपकी, जैसे मैग्नीशियम की मशीनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और स्टेनलेस स्टील की क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है। स्टेनलेस स्टील इज वेरी हार्ड टू मशीन, वेरी हार्ड टू मशीन। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, बहुत मुश्किल से मशीन किया जाता है, सो इट्स मशीनेबिलिटी विल बी वेरी लो, सो इट्स मशीनेबिलिटी इज लो। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें, अगर आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम कैन बी मशीन इजीली, कैन बी मशीन इजीली, सो इट्स मशीनेबिलिटी, सो इस मशीनेबिलिटी इज हाई, इसकी मशीनेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है हमारी। तो मशीनेबिलिटी जो है आपका, किसी भी मटेरियल को कितनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मशीन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये था हमारा मशीनेबिलिटी की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मशीनेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे आपका कितना कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट कितना है आपके वर्क पीस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड रहती है आपकी मशीनेबिलिटी। दूसरा, आपकी कटिंग स्पीड क्या है ना, किस टूल से आप कटिंग कर रहे हो, विच कटिंग टूल इज यूजिंग, तो उसके हिसाब से क्या होता है यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि मशीनेबिलिटी किस किस फैक्टर पे आपकी डिपेंड रहती है। उसके बाद आता है आपका टूल मटेरियल्स, कि टूल हम किस किस मटेरियल्स के बनाते हैं, टूल हम किस किस मटेरियल्स के बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा, वो है हमारा यहाँ पर कार्बन स्टील का, कार्बन स्टील के टूल बनाते हैं। दूसरा, हाई स्पीड स्टील का, तो हाई स्पीड स्टील जो है काफ़ी पॉपुलर रहता है टूल्स में, यानी कि जो जितने भी आपके कटिंग टूल्स हैं उसमें हाई स्पीड स्टील जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है आपका हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड पे जब भी कटिंग हम करते हैं, तो हाई स्पीड पे कटिंग जो होती है आपकी हाई स्पीड स्टील की मदद से हम करते हैं। तो जैसे आपका ड्रिलिंग हुआ, इसमें भी हाई स्पीड स्टील का टूल रहता है, या ड्रिलिंग हुआ, या फिर जैसे आपका मिलिंग हुआ, जितने मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, या फिर लेथ मशीन पे भी जो ऑपरेशन होते हैं हमारे, वो हाई स्पीड स्टील का टूल होता है। ठीक है, कार्बन स्टील हुआ, हाई स्पीड स्टील हो गया। इसके बाद हमारा जैसे आपका डायमंड है, तो डायमंड भी आपका क्या है,
सबसे हार्डेस्ट कटिंग टूल माना जाता है। डायमंड जो है हार्डेस्ट कटिंग टूल है। अगर हमें हीट रेजिस्टेंट बनाना है तो सिरामिक्स के टूल हम यूज करते हैं। सिरामिक्स के टूल होते हैं आपके, ठीक है ना। या कार्बाइड्स होते हैं, कार्बाइड्स की टिप्स होती हैं, कार्बाइड टिप्स। कार्बाइड टिप्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं जहाँ पर मास प्रोडक्शन में काम होता है। मास प्रोडक्शन में और हाई स्पीड पे काम होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, कार्बाइड टिप्स का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल है और इनका किस हिसाब पे, स्पीड के बिहाफ पे कि कौन सा टूल किस स्पीड के लिए होगा। जैसे आपका ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड तक के लिए, 40 मीटर प्रति सेकेंड तक के लिए। इसके बाद इसकी 60 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी आरपीएम में लेंगे अगर, हाँ ये आपका 150 आरपीएम से 250 आरपीएम तक रहता है। 250 आरपीएम तक, है ना। डायमंड आपका सिरामिक्स ये 1000 आरपीएम तक। तो आपका वर्कपीस चक में कितनी स्पीड से घूम रहा है उस हिसाब से भी रहता है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो बियरिंग कैपेसिटी है वो हमारा यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सिरामिक्स की जैसे आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसकी आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से क्या है कि टेम्परेचर कितना ये सहन कर सकते हैं और आपका कितनी कटिंग स्पीड तक हमें कटिंग करके देते हैं। तो ये जो होता है हाई स्पीड स्टील, इसकी जो टफनेस है वो सबसे ज़्यादा रहती है। यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब जो है सबसे ज़्यादा हाई स्पीड स्टील कर सकता है। तो इसलिए इसका जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है किसका, हाई स्पीड स्टील का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉपर हार्डनेस बना सके इसमें टूल के अंदर, प्रॉपर हार्डनेस, प्रॉपर हार्डनेस के लिए और उसकी टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए, टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए और प्रॉपर हार्डनेस देने के लिए टूल में, ताकि उसकी जो कटिंग एक्शन है वो आपका क्या हो सके, इजीली हो सके। तो यहाँ पर जो आपके होते हैं जैसे नॉर्मलाइजिंग है, हीट ट्रीटमेंट के ये प्रोसेस है, अनीलिंग है, टेम्परिंग है, केस हार्डनिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करे जाते हैं। इससे हमारा टूल क्या होता है, उसकी हार्डनेस और टफनेस को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर, तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वो बात करता है किसके बारे में, डाइस के बारे में। चैप्टर नंबर 3 आपका डाइज एंड पंच। तो कितने तरह की डाइज यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, डाइज, 3 तरह की डाइज हैं। एक तो सिंपल डाई, 4 तरह की सिंपल डाई। दूसरा है आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन डाई। तीसरा है यहाँ पर आपका प्रोग्रेसिव डाई। ठीक है, तो सिंपल डाई होती है, कॉम्बिनेशन डाई होती है, प्रोग्रेसिव डाई है और आपका कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाइज, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें किसकी, कॉम्बिनेशन डाई की, तो जो कॉम्बिनेशन डाइज होती हैं आपकी, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या रहता है यहाँ पर, तो आपको अगर डाइस का काम क्या है, देखो जो पंच और डाई का सेट है उसमें हम क्या करते हैं, शीट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, मेटल शीट्स रहती हैं। और मेटल शीट्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम करते हैं, कटिंग, ब्लैंकिंग, शेयरिंग, ये सब ऑपरेशन हमारे करते हैं। जैसे आपका वाशर हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वाशर। तो वाशर जो आपका बनाते हैं हम, वो किससे बनाते हैं, अपना कंपाउंड डाइस। ठीक है, तो वाशर अगर आप बना रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा, एक तो ब्लैंक निकालना पड़ेगा और दूसरा एक होल क्रिएट करना पड़ेगा सेंटर में।
ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, पंच और डाई की सेट से हम वॉशर बनाते हैं। तो मास प्रोडक्शन में जब भी चीजें बनती हैं वो पंच और डाई की सेट से बनती हैं, जिसमें हम शीयरिंग की मदद से, शीयरिंग की मदद से ये काम हमारा होता है। शेयरिंग की मदद से हमारा ये काम होता है। तो कॉम्बिनेशन डाई की अगर हम बात करें, तो कॉम्बिनेशन में हम कटिंग तो करते ही करते हैं, कटिंग प्लस बेंडिंग, यानी कि जब हमारे साथ फॉर्मिंग प्रोसेस भी जुड़ जाए डाइज में, यानी कि कटिंग मेन तो देखो कटिंग करते हैं डाई और पंच के ऊपर, लेकिन कॉम्बिनेशन डाई क्या करती है, आपको बैंड भी बना के देती है, जिसमें हम जिसको कहते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। तो बेंडिंग के साथ साथ जब कटिंग हम करते हैं तो वो आता है हमारा कॉम्बिनेशन डाई के अंदर। उसके बाद जो होता है प्रोग्रेसिव डाई रहती है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव डाई होती है। तो प्रोग्रेसिव डाई के अंदर क्या होता है, जब शीट मेटल हमारी लॉन्ग, जो शीट मेटल आपकी क्या होती है, पंच और डाई ऊपर रहते हैं पंच काफी सारे, और हमारा काम क्या रहता है इसमें क्या करना, ब्लैंक करना, होल क्रिएट करना। ब्लैंकिंग हो रही है या पंचिंग हो रही है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, तो ऊपर रहता है पंच आपका, और नीचे होती है यहाँ पर डाई, और बीच में होती है आपकी शीट। ठीक है, तो पंच से जब डाई के ऊपर हम शीट रखते हैं, तो पंच जब ऊपर से लगता है तो वहां पर एक होल क्रिएट होता है। तो प्रोग्रेसिव डाई में क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक ही स्टेशन पर हम क्या कर सकते हैं, काफी सारे पंच हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये से बोलते हैं हम क्या, प्रोग्रेसिव डाई बोला जाता है। कंपाउंड डाई के अंदर क्या होता है, कंपाउंड डाई के अंदर आपका ब्लैंकिंग के साथ साथ, आपने पहले ब्लैंकिंग करी, यानी कि पहले तो आपने एक ब्लैंक निकाला, और उसमें साथ के साथ क्या कर दिया, एक पंच भी कर दिया। हाँ, तो जब हम ब्लैंकिंग और पंचिंग, ब्लैंकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक गोलाकार पार्ट काटना शीट मेटल से, या फिर कोई स्क्वायर पार्ट निकाल देना अलग। तो ये अगर हमारे यूज में पार्ट है, यूज का पार्ट है, तो इसको ब्लैंकिंग हम बोले। अगर इस यूज करने के जब ये पार्ट हमारा निकल गया और उसमें हमने एक होल क्रिएट कर दिया यहाँ पर, तो हमारा मटेरियल रह गया सिर्फ ये वाली चीज। तो ये जो हमारा रह गया है सिर्फ, इसको बोला जाता है कि हमारा पंचिंग। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड डाई के अंदर वो चीज आपकी होती है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से डाइज होती हैं। फिर इसकी माउंटिंग्स होती हैं कुछ, जैसे आपकी माउंटिंग्स में आती है यहाँ पर पाइलेट्स होते हैं। पाइलेट्स का यूज होता है जब हमारा ऑलरेडी, ऑलरेडी कोई होल क्रिएटेड है, ठीक है, और हमको दूसरा होल क्रिएट करना है, एंड अनदर होल इज टू बी मेड, एक हमें अलग और होल बनाना है, तो हमारा क्या करता है, पाइलेट्स होते हैं इस तरीके की शेप के, पायलट इस तरीके की शेप का होता है। तो ये हमारा किस में रहता है, पंच के साथ लगा रहता है, और ये हमें क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, इसको आपके पंच को, गाइड द पंच। पंच को क्या करेगा ये, गाइड करेगा आपका। तो पंच गाइड होता है इसके पायलट्स की मदद से। उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्ट्रिपर्स। डाई सेट्स में स्ट्रिपर्स लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जब हमारी शीट के ऊपर पंच आता है, तो पंच नीचे जाएगा जब हमारा, तो ये शीट क्या होती है, ऊपर उठने का प्रयास करती है, इस पंच के साथ चिपक जाती है, पंच के साथ क्या होती है, स्टिक होने की कोशिश करती है, स्टिक। ठीक है, तो पंच के साथ जब ये स्टिक होने की कोशिश करती है तो ये ऊपर की तरफ को उठती है। तो इसे ऊपर नीचे बिठाए रखने के लिए, टू मेक इट डाउन, टू मेक इट डाउन, ठीक है, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिपर्स लगे रहते हैं जो इस शीट को क्या रखते हैं, वहीं पर बिठाए रखते हैं। तीसरे यहाँ पर होते हैं प्रेशर पैड्स। प्रेशर पैड्स, है ना, प्रेशर पैड्स क्या होते हैं, ये भी डाई पंच सेट के साथ लगे होते हैं। किसी भी शीट को आपका यहाँ पर इस तरीके से प्रेशर पैड्स लगे रहते हैं साइड में, और यहाँ पर बीच में हमारा आता है पंच। तो पंच जब लगेगा, डाई नीचे रहती है इस तरीके से। ठीक है, ये डाई है हमारी, डाई शू, ये शीट है आपकी, और ये हमारे प्रेशर पैड पीपी। तो यहाँ पर क्या होता है, शीट को पकड़े रखने के लिए, शीट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेशर पैड्स की मदद से पंच ऊपर से नीचे आता है, तब जाकर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक मिलता है, किसकी मदद से, प्रेशर पैड्स। तो प्रेशर बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रेशर पैड्स लगाए जाते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर मिस फीड डिटेक्टर, मिस फीड डिटेक्टर, मिस फीड डिटेक्टर। ये क्या काम करते हैं, देखो क्या होता है कि जब टूल ऊपर से नीचे की तरफ को आता है,
तो हमारा क्या है कि जो डाई है, ये शीट रखी हुई है यहाँ पर, ये शीट है, ये पंच है, और नीचे आपकी डाई है। ठीक है, ये डाई है आप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब ये पंच नीचे आएगा तो ये कहाँ पर टकराएगा आके, ये आके टकराएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पर आके क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यानी कि इसको बोला जाता है कि ये मिसफीड हो गया है। जो फीडिंग होनी है पंच की, किसके अंदर, डाई के अंदर जो पंच फीड होना है, वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, अपनी लोकेशन को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। ठीक है, तो डाई डाई जो है हमारी, ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, तो हमको पहले वहाँ मिसफीड डिटेक्टर लगता है पंच के साथ। तो वो मिसफीड डिटेक्टर पहले इसको क्या करता है, अलाइन करता है, वरना तो यहाँ पर क्या होगा, पंच आपका डाई से टकरा जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, आपका फेलियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर मिस फीड डिटेक्टर आपके लगाए जाते हैं, ताकि आपका क्या हो, प्रॉपर अलाइनमेंट यहाँ पर हो, पंच आपका पूरा का पूरा किस में जाए, डाई के अंदर जाए। ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 के में देखेंगे हम डाई के प्रोसेसेस। ये लिखो ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, डाइज ऑपरेशंस ऑन मेटल। ऑपरेशंस ऑन मेटल शीट। मेटल शीट के ऊपर डाई के कौन कौन से ऑपरेशंस आपके होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका सबसे पहला आता है ब्लैंकिंग और शेयरिंग। सबसे पहला होता है ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग में क्या किया जाता है, आपकी कोई भी शीट होगी और उसमें से हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर पार्ट को बाहर निकालेंगे, वो बाहर ऐसे आ जाएगा। तो अगर ये पार्ट हमारे यूजफुल पार्ट है, ठीक है, तो हमारे पास एक शीट होगी, तो इस शीट में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सर्कुलर होल काट लेंगे। ठीक है, तो हमें 3 ब्लैंक मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको क्या मिल जाएंगे, ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3। तो जब हमारा इस तरह से प्रोसेस होता है, नहीं पंच के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी शीट में से ऐसे सर्कुलर पार्ट्स निकाल रहे हैं फॉर फर्दर प्रोसेसेस, ये हमारा यूजफुल पार्ट बनता है, तो उसको बोला जाता है कि आपका ब्लैंकिंग। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हम ब्लैंकिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है पंचिंग। ब्लैंकिंग की तरह दिखने वाला क्या है, पंचिंग है। तो पंचिंग में क्या होता है, आपका जो शीट मेटल है उसके अंदर क्या करना है, मान लिया हमें यहाँ सिर्फ एक होल क्रिएट करना है, बाकी बाकी शीट ऐसी रहनी है। तो ये शीट बन के आएगी, ये कुछ इस तरह से बन के आएगी। ये तो पूरी शीट हो गई, और यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक होल क्रिएट कर दिया गया, किसके द्वारा, पंचिंग के द्वारा। तो जब हमें एक होल क्रिएट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं पंचिंग का। तो यहाँ पर यूजफुल जो होता है, वो हमारा जो पार्ट बाहर निकला, तो बाहर कुछ ऐसा निकला होगा, तो ये वेस्ट है हमारा। ठीक है, और ये चीज़ हमारी क्या है, यूजफुल है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, पंचिंग बोला जाता है। पंचिंग और ब्लैंकिंग में ये डिफरेंस आपका रहता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, ड्राइंग और बैंडिंग। ड्राइंग, तो अगर आप डीप ड्राइंग की बात करो, तो डीप ड्राइंग के अंदर जो हमको ये ब्लैंक बनता है, जो हमने ब्लैंक निकाला था, इस ब्लैंक को हम क्या करेंगे, किसी भी डाई, ये हमारी डाई होगी इस तरीके की, और हमारा जो ब्लैंक है वो हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके, या ऐसे ना बना के इसे ऐसे बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ऊपर से पंच आएगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से एक तरीके से यहाँ पर ऐसा शेप मिलेगा, कप शेप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, ड्राइंग। इसमें क्या होता है, हम मटेरियल को क्या करते हैं, कटिंग नहीं होती इसमें, क्या किया जाता है, बैंड किया जाता है, या फिर आप बोलो इसकी ड्राइंग कर दी जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, ड्राइंग। कब ड्राइंग बोलते हैं, अगर डीप ड्राइंग होती है, अगर हमारी हाइट क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, उसको कहते हैं हम क्या, डीप ड्राइंग। अगला प्रोसेस है यहाँ पर, जैसे आपका निबलिंग है। निबलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया किसी शीट में हमें क्या बनाना है, कोई ऐसे तरह का कंटूर बनाना है, ये तरह का। तो हम क्या करते हैं, पंच की मदद से थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव करते हैं यहाँ से, थोड़ा 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 करके, और पूरा कंटूर हम वहाँ पर बना देते हैं। इसको बोला जाता है निबलिंग आपका। इसके बाद होता है एक नोचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, नोचिंग के अंदर हम क्या करते हैं,
शीट के कॉर्नर पर आपको क्या देना है, कोई भी अगर आपको बैंड देना है तो आपको इस तरीके से मिलेगा अगर प्रोडक्ट, तो वो बोला जाता है आपका नोचिंग। उसके बाद आपका 6 नंबर पे आता है बेंडिंग। तो बेंडिंग जो होता है आपका, मान लिया ये आपकी डाई है, ये हमारी क्या हो गई, डाई हो गई, और यहाँ पर रखी हुई है कोई भी आपकी मेटल शीट। ये क्या है, हमारी मेटल शीट है, और ऊपर से क्या है, पंच हम लगाएंगे। तो पंच जब ऊपर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, बैंड हुआ हो। ठीक है, इसको बोला जाता है 90 डिग्री की बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग के अंदर हमारा जो है डक्टिलिटी का होना आवश्यक है, सॉफ्ट होना चाहिए मटेरियल, डक्टिलिटी और सॉफ्ट होना चाहिए जो भी शीट है आपकी। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद आता है डाई और पंच पे क्लियरेंस किस तरह से निकाला जाता है, व्हाट इज द डाई एंड पंच पर ब्लैंक साइज कैसे निकाल, डाई एंड पंच का ब्लैंक साइज। जब हम करते हैं ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग तो हमारा जो डाई का साइज रहता है वो रहता है किसके, ब्लैंक साइज के बराबर। जो आपका डाई का साइज है वो किसके बराबर रहता है, ब्लैंक साइज के बराबर। और जो पंच का साइज है वो बराबर हो जाता है डाई साइज माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस। क्योंकि ये आपकी डाई है मान लिया, और ये आपका पंच है। ठीक है, तो पंच में थोड़ी यहाँ क्लियरेंस सी यहाँ देंगे, सी यहाँ देंगे, तो कितनी हो जाएंगी, 2C। और डाई का साइज जो है, डाई का साइज जो है वो पंच के साइज से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो डाई में से पंच का साइज, पंच साइज निकालने के लिए डाई साइज को हमें माइनस करना पड़ता है। लेकिन ब्लैंकिंग में याद रखेंगे कि ब्लैंकिंग में डाई का साइज जो होता है वही ब्लैंक का साइज रहता है, और पंच का साइज डाई साइज का माइनस का होता है, ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर अगर हमारे को किसी शीट में से ब्लैंक कोई 10 mm की आपकी शीट है, 10 mm की, आप 10 mm थिकनेस की कोई शीट आपको दे दी। ठीक है, और उसमें से कहा गया कि 5 mm का क्या निकालो, ब्लैंक। 10 mm की शीट है और 5 सेंटीमीटर का ब्लैंक, 5 सेंटीमीटर डाया का क्या निकालना है, 10 सेंटीमीटर थिकनेस की तो क्या है, शीट है, और 5 सेंटीमीटर का क्या, डायामीटर का क्या निकालना है, ब्लैंक आपको निकालना है। तो पंच साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो डाई का साइज होने वाला है, डाई का साइज तो आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक का साइज कितना, 5 सेंटीमीटर। और जो पंच का साइज होगा, डाई साइज कितना आपका 5 माइनस का 2C। सी जो निकालते हैं हम, सी बराबर होता है 0.0032 थिकनेस और अंडर रूट का शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस भी आपको दे रखी है, मान लिया कि 400 मेगा पास्कल, 400 मेगा पास्कल। तो यहाँ पर हम इसे 5 सेंटीमीटर को मान लेंगे 50 mm, कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, तो ये हो जाएगा 50। अब यहाँ सी निकालने की कोशिश करें तो 0.0032, यहाँ 10, और टो को मेगा पास्कल में रखते हैं 400 का अंडर रूट। ठीक है, 400 का हो गया कितना, 20, ये हो गया 200, 200 इंटू 0.0032, ये जीरो हटेगी, 2 पॉइंट हटाने के लिए हमको ये हो जाएगा 2.0.32, और ये आ जाएगा 32 दूनी होते हैं 64, तो ये आ जाएगा 0.64, क्लियरेंस कितनी आ गई, 0.64। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 50 माइनस ट्वाइस ऑफ 0.64 लिख। ठीक है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, .2 के बाद यानी कि 50। अब 50 में से हम घटाएंगे कितना, 50 में से घटाएंगे 1.2, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे बचा कितना आपका 9, वो 49, और 49 में से एक गया 40, 48.72 mm। ये हमारा होगा क्या, पंच का साइज। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सेट होता है एग्जाम के अंदर ब्लैंकिंग और पंचिंग से रिलेटेड। ब्लैंकिंग का मैंने आपको बताया, ब्लैंकिंग और पंचिंग के न्यूमेरिकल सेम ही है। तो यहाँ पर जो डाई का साइज है वो ब्लैंक के साइज के बराबर होता है, पंच साइज बराबर होता है डाई साइज माइनस का ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस। तो ब्लैंकिंग इस तरीके से यहाँ पर
न्यूमेरिकल आता है, उसके बाद आता है हमारा मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर, MUF, मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर, मटेरियल यूटिलाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MU। ठीक है, ये क्या होता है MUF? MUF बराबर होता है एरिया ऑफ ब्लैंक्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ शीट। भाई कोई आपके पास शीट है, तो यहाँ से हमने क्या काम करा, 3 ब्लैंक निकाल, इसको इस तरीके 3 ब्लैंक हमने निकाल दिए बराबर साइज के लगभग। ठीक है, तो इसका एक का जो डायमीटर है वो मान लिया 10 mm है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 50 50/20 है, 50/20 mm। ठीक है, तो यहाँ पर एक शीट थी। पंच तो आपके क्या होते हैं, दर्जनों में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 के बारे में देखें तो कैसे MUF निकालते हैं। तो MUF में क्या चाहिए, ऊपर एरिया ऑफ ब्लैंक चाहिए। पहले पहले हम ब्लैंक का एरिया निकालें। ब्लैंक, किसी भी एक ब्लैंक का एरिया होगा πr²। क्या होगा, सर्कल का एरिया πr²। डायमीटर 10 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 mm। तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 पाई। तो यहाँ पर 25 पाई आ गया किसी भी एक ब्लैंक का एरिया। 3 ब्लैंक हैं तो 3 के लिए टोटल एरिया ऑफ ब्लैंक क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ब्लैंक हो जाएगा 3 × 25 पाई। ये हो गया कितना, 75। ये तो आ गया एरिया ऑफ ब्लैंक आपका। उसके बाद आता है एरिया ऑफ शीट। शीट का एरिया, शीट एरिया आपका कितना है, लंबाई है 50 और चौड़ाई है 20। ये आएगा किसमें, mm²। एरिया आपका होता है mm² में। 5 दूनी 10 होते हैं, 4 mm²। ठीक है, MUF निकालेंगे। MUF बराबर हो गया 75 पाई डिवाइड बाई 1000। टोटल शीट का एरिया है 1000 और ब्लैंको का एरिया कितना आ रहा है, 75 पाई। पाई की वैल्यू होती है 3 लगभग, और ये हो गया 1000। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 40। 3 तिया 9/40। परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी होते हैं 4, 2 पंजे होते हैं 5 नीम 45, और 45/2, 45 का आधा कितना होता है, 22.5। तो 22.5% क्या आया इसका, सिर्फ यूटिलाइजेशन आया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने 10 mm के सिर्फ 3 निकाले थे, 10 30 mm, यानी कि हमारी शीट जो है यहाँ पर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा कराया, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुआ। सिर्फ 22%, 22% के आसपास ही हमारा क्या आया, मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर आया, कि जो भी हमारी शीट थी उसका हमने बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ करा है इस एप्लीकेशन में। तो ये हमारा क्या है, आपका रॉन्ग केस है ना। तो इसमें हमारे जो MUF होना चाहिए कम से कम 80% से ऊपर रहना चाहिए, 70% के ऊपर तो होना ही, तभी जाके हमारा प्रोडक्टिव आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनता है। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 आपका है फॉर्मिंग एंड ड्राइंग के बारे में। फॉर्मिंग, चैप्टर नंबर 5 में आपको एक तो यहाँ पर हमें देखना है कि बेंडिंग क्या होता है, ठीक है, स्प्रिंग बैक क्या होता है, और हम ब्लैंक लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डाई आपकी लगती है, ऊपर रहता है पंच, और यहाँ पर बीच में रहती है आपकी कोई भी शीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब पंच नीचे को आएगा तो ये बैंड परफॉर्म करेगा, इस तरीके से बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल आता है थीटा आपका, एक रेडियस आती है आर। ठीक है, इसकी कोई थिकनेस होती है टी। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ बनेगी वो बनती है कितनी आपकी, आर। आर इंटू आर्क अगर आप निकालोगे तो आर्क होता है आपका एंगल इंटू रेडियस।
एंगल इंटू रेडियस, तो आर थीटा प्लस का टी, और यहाँ पे लगाएंगे के। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका फॉर्मूला रहता है जो हम निकालते हैं, लेंथ ऑफ किसकी, बेंडिंग लेंथ निकाली जाती है किसी भी बेंडिंग शीट की। तो उसके लिए हमारे जो रहता है बेंडिंग अलाउंस आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैंने आपको नोट्स में वहाँ पे दे रखा होगा, तो उस पर न्यूमेरिकल आता है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग बैक, स्प्रिंग बैक क्या होता है, बेंडिंग अलाउंस का आप न्यूमेरिकल जरूर देख लेना एक बार, ठीक है ना। फिर स्प्रिंग बैंक में क्या होता है कि जो हमारी जब हम पंच देते हैं तो बेंडिंग जो है आपकी नीचे तक आ गई मान लिया, उसके बाद क्या होता है मटेरियल अपनी रेजिलियंस की वजह से वापस उस जगह पर आता है, या आप कह लो इलास्टिसिटी की वजह से। इसको जो ये बैक करा है यहाँ पर, हमको शीट चाहिए थी 90 डिग्री पे, लेकिन ये क्या करती है थोड़ी सी बैक करती है यहाँ से, क्यों करती है, क्योंकि इसके इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से शीट मेटल की। तो इसको बोला जाता है स्प्रिंग बैक, व्हेन बेंडिंग शीट tries to get back its original shape in a little form, in a little, उसे क्या कहते हैं हम, स्प्रिंग बैक उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग बैक, इस चीज को स्प्रिंग बैक बोला जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है आपकी, ड्राइंग में आप करोगे क्या, ड्राइंग में एक तो आपको क्या करना है, जो ब्लैंक साइज लेते हैं हम, ब्लैंक साइज भाई, ड्राइंग जब आप करोगे तो कोई भी आपका ब्लैंक का एरिया होगा पाई/5 d², उससे जो आपका कप बनेगा उसका एरिया पाई/4 d² प्लस का पाई डी एच। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, पाई से पाई कट जाएगा, इसमें d²/4 बराबर d²/4 प्लस का d इंटू एच हो जाता है, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4 डी एच, और d बराबर रखेंगे तो अंडर रूट में आ जाता है क्या, d² प्लस का 4 डी एच। तो आपको कितने का कप बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए इस शेप का कप बनाना है तो डायमीटर भी पता होना चाहिए, एच भी पता होना चाहिए। तो कप की हाइट और डायमीटर पता होगी, वो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा ब्लैंक डायमीटर आ जाएगा। जैसे आपको बनाना है 5 सेंटीमीटर का आपको डायमीटर का लेना है, और एच करनी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो आपको कितने का ब्लैंक डाया कितना लेना पड़ेगा, तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में d² प्लस का 4 डी एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही आएगा एग्जाम के अंदर, इस पे क्वेश्चन आता है। तो डी की वैल्यू रख दोगे बस आप 25, प्लस का यहाँ न्यूमेरिकल इतना मतलब न्यूमेरिकल में वो नहीं है कुछ भी, बस आपको फॉर्मूले का मेन ध्यान रखना है उस प्रोसेस में कौन सा फॉर्म। 4 डी की 5 होगी, एच की कितनी होगी, एच की हाइट है 10, और अंडर रूट, तो ये हो गया 25, 5 चौक होते हैं 20 और 200, और आंसर आपका क्या आ रहा है 225 आ रहा है। 225 का अंडर रूट क्या होता है 15, तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का आप ब्लैंक लगाओगे क्या करते हो, ड्राइंग करते हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जिसके अंदर माइनस का 0.5 आर ऐसे लगाया हुआ है, तो वहां पर उसको अवॉइड करा जा सकता है, ठीक है ना। फॉर्मूला जो आएगा सिंपल यही आएगा, डी बराबर अंडर रूट d² प्लस का 4 डी एच। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रेशर डाई कास्टिंग टॉपिक आपका, प्रेशर डाई कास्टिंग। तो प्रेशर डाई कास्टिंग आपकी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है कोल्ड चैम्बर और एक होती है यहाँ पर हॉट चैम्बर, यानी कि जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं ना, लेस मेल्टिंग पॉइंट, जिनके मेल्टिंग पॉइंट आपके कम रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जिंक, ठीक है, लेड, तो इनकी जो है आपका करी जाती है हॉट चैम्बर में, यानी कि वहीं पर हम क्या करते हैं मेल्टिंग करते हैं, चैम्बर के अंदर ही मेल्टिंग करती है, मेल्टिंग विद इन चैम्बर। इसको मेल्ट करेंगे, इन मटेरियल को मेल्ट करेंगे और कहाँ डाल देंगे आपकी डाइज में, उसको प्रेशराइज करके, मोल्ड सॉरी मोल्ड कह लो आप मोल्ड में प्रेशराइज कर दिया जाता है उसको, प्रेशर लगाते हैं किसकी मदद से, प्लंजर की मदद से, प्लंजर की मदद से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, और हमारा जो मटेरियल है वो मेटल फिल करेगा वहां पर, और आपका फिल हो जाएगा वहां पर, क्या हो जाएगा वो फिल, फिल होने के बाद उसको कूल किया जाता है, और कूल करके फाइनली इजेक्ट कर लिया जाता है, फाइनली जो आपका प्रोडक्ट है वो इजेक्ट कर दिया जाता है उसके अंदर। कोल्ड चैम्बर के अंदर क्या होता है, जो भी आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट,
जैसे आपका एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, इससे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इसकी होती है मेल्टिंग आउट, मेल्टिंग आउट ऑफ द चैम्बर, आउट ऑफ द चैम्बर। ठीक है, मेल्टिंग आउट होगी, बाहर से उसको क्या करेंगे फिर हम अंदर क्या करेंगे, पोर करेंगे, अंदर पोरिंग की जाती है उसकी, पोर करने के बाद फिर दोबारा से यही प्रोसेस होता है, प्लंजर से प्रेशराइज करके दोबारा मोल्ड में हम डालते हैं उसको, और कूलिंग के बाद उसको इजेक्ट कर लिया था जो भी हमारा कंपोनेंट बनाया था। तो प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर डाइज होती है हमारी, उसके अंदर प्रेशर से मेटल को फिल करते हैं और आपका क्या बनाया जाता है, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो मास प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ऐसी इंजेक्शन मोल्डिंग होती है। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग आती है आपकी, तो इंजेक्शन मोल्डिंग भी बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता प्रोसेस होता है, बस वो जो प्रोसेस होता है आपका वो प्लास्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक के जितने भी, जैसे बिजली का पाइप आपने देखे होंगे, उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, एंगल्स आपने देखे होंगे छोटे छोटे, इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल्स आते हैं बिजली के पाइप के। ठीक है, कहीं पे आपको टर्न चाहिए तो प्लास्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। एक्सट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है आपका, जैसे टूथपेस्ट का आप एनालॉजी ले सकते हो, यहाँ पर टूथपेस्ट में हम फोर्स लगाते हैं, टूथपेस्ट बाहर आ जाता है। तो एक्सट्रूजन में क्या होता है, हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं पिघले हुए मेटल पे, यानी कि मेल्ट इस पे मेल्टिंग, मेल्टिंग मेटल रहता है उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। और यहाँ पर एक पिलेट रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और यहाँ से हमको जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या मिलते हैं, लेंथ के पार्ट मिल सकते हैं, और उस पर अगर हम कटिंग कराएंगे तो छोटे छोटे पार्ट भी हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वेरीज वेरिंग क्रॉस सेक्शन के, वेरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के जो है आप यहाँ पर बीम्स आप ले सकते हो, किसकी मदद से, एक्सट्रूजन की मदद से, वो भी मास प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद होता है एक प्रोसेस हमारा फोर्जिंग। फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स ही लगाते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, दो तरह की फोर्जिंग होती है, हॉट फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग। कंप्रेसिव फोर्स लगता है यहाँ पर। कंप्रेसिव फोर्स जब हम लगाते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स से क्या होता है, तो हमारा मेटल क्या होता है, ग्रेन वहां पर क्या कहता है, ग्रेन्स फ्लो का कॉन्सेप्ट रहता है, ग्रेन्स फ्लो करते हैं, और हम हैमरिंग के द्वारा, हैमर कर करके, पंच से हैमर करते हैं ऊपर से, और हैमर की मदद से उसको क्या करते हैं, शेप में ढालना स्टार्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं हम फोर्जिंग। तो यहाँ पर रेड हॉट करा जाता है, कर दिया जाता है किसको, मेटल को। और उसके बाद उसकी प्लास्टिसिटी की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी यहाँ पर, प्लास्टिसिटी, यानी कि वो शेप बदलना स्टार्ट कर देता है आफ्टर हैमरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका फोर्जिंग प्रोसेस हम करते हैं, तो ये फोर्जिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हमने जो है इस वीडियो के अंदर हमने पांचों यूनिट का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस, वो मैंने आपको बता दिया। तो तीन तरह के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर करना है, एक तो टूल लाइफ का न्यूमेरिकल करना है, बैंडिंग अलाउंस किस तरह से निकाली जाती है, और आपका जब हम ब्लैंक निकालते हैं, ब्लैंकिंग और पंचिंग के अंदर ब्लैंक साइज और पंच साइज, डाई का साइज और आपके पंच का साइज किस तरह से निकाला जाता है, कि डाई साइज बराबर होता है पंच साइज प्लस का ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस, या पंच साइज निकालना हो तो डाई साइज माइनस का ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस, और क्लियरेंस आपका होता है 0.0032 इंटू थिकनेस इंटू अंडर रूट में शेयर स्ट्रेस। ठीक है ना, तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे वहां पे लेते हैं हम मेगा पास्कल में। तीन तरह के न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल हाँ शेयर एंगल पे tan फाई बराबर आर कोस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। आर होता है चिप थिकनेस है तो टी बाई टी सी होता है, टी सी होती है चिप की थिकनेस, और टी होती है आपकी जो भी आपका फीड वहां पर आप दे रहे हो। तो ये चार तरह के न्यूमेरिकलों में से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है। और जो भी थ्योरी के क्वेश्चन है आपको, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल्स है, कटिंग फ्लूइड का क्या पर्पज रहता है, ठीक है, हम कॉम्बिनेशन डाई और कंपाउंड डाई में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके ब्लैंकिंग के वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं आपके डाइस के, जैसे आपका निबलिंग है, नोचिंग है, एम्बोजिंग है, कोइनिंग है, ये प्रोसेस किस किस तरह से होता है, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और जो आपको नोट्स दिए गए हैं, तो पूरा पेपर आपको वहां से मिलेगा। लेकिन जो मैंने क्लासेस में न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ क्लासेस में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आपको इस क्लास से थोड़ा बेनिफिट जरूर मिला होगा, और एक माहौल मिला होगा इस टूल इंजीनियरिंग का। तो सिलेबस का जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिया जा सकता है इस गिवन टाइम में, तो वो मैंने आपको दिया। तो मिलेंगे फिर किसी भी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।